सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 की तैयारी करते हो यानी 10वीं कक्षा की तैयारी करते हो स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए, तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसा कि पता हो क्लास कौन सा फिजिक्स का है और इसमें हम आपको डेली क्या कर रहे हैं, फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। फिजिक्स अगर आप रेगुलर देखेंगे है ना, तो बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दूंगा। आपका फिजिक्स बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। कम समय में ज़्यादा स्कोर आप करेंगे अगर आप डेली फिजिक्स देखते हैं तब, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी ख़त्म होगा। जैसे ख़त्म होता है फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर उस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लिया तो समझ लो एग्ज़ाम में फिजिक्स में अच्छा स्कोर आपका उठेगा। इसमें कोई वो नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। और जैसा कि मैं आपको बताया था, मैं आपको दिया था कल एक क्या क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन था। और हिट करने वाले 2 ही पर्सन हैं और नाम तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। अच्छे लोगों का नाम बताया नहीं जा सकता है, फिर भी बताना ज़रूरी है। एक काजल यादव और उसके बाद एक सतीश पाल जी, दोनों लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा। और प्रैक्टिस ऐसे करते रहिए, क्योंकि जानते हैं प्रैक्टिस से बड़ा कुछ और नहीं हो सकता है। और आपके अगर सही नहीं आता है तो गलत ही जवाब दीजिए, मैं हूँ ना यहाँ पे बताने के लिए। अब बताएंगे, अगर करेंगे ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। अगर आप गलत ही जवाब दे देंगे तो भी मुझे खुशी होगी और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और देखिए, अगर वीडियो मतलब अगर जैसे आप देखते होंगे ना तो क्लीन अगर नहीं आता होगा, पता उसमें आप वो बढ़ा लिया करिए। जैसे देखने के लिए होता है ना 144p, और उसके बाद 360, 480, 720 इस तरह से होता है। तो हम यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करते हैं कितने पे, 720 पे, मतलब मैक्स 720। तो अगर मैं रिकॉर्ड आपको भेजता हूँ 720 पे, एक 10,000 1080 पे नहीं, 1080 पे नहीं, 1080 पे नहीं वो करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा एम बी लगता है वहाँ पे ना। तो उतना एम बी अवेलेबल नहीं है, 1 GB लग जाता है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है और भी वीडियो अपलोड करना होता है। तो हम एक 720 पे करते थे, 720 पे करते हैं। मतलब मैक्स 720 तक आप देख सकते हो, उससे अधिकतम 720 तक मेरा वीडियो जाएगा। और उससे पीछे तो 144 भी आ जाएगा उसमें, 240, 360। मैक्स का मतलब समझते हैं, अधिक से अधिक उतना देख सकते हैं ना। तो वीडियो 360 पे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी तो 480 कर लीजिएगा। 480 नहीं बनेगा तो 720 कर लेना भाई। 720 मत करना, नहीं तो एम बी ख़त्म हो जाएगी सब आप लोगों की। 720 पे बड़ा महंगा पड़ जाएगा ना। 480 पे बढ़िया चलेगा, ज़्यादा एम बी भी नहीं लगेगा। और 360 पे भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा क्लियरिटी उतना अच्छी नहीं आती है। तो हाँ, क्वेश्चन जो कल दिया था उस क्वेश्चन को अगर मैं बता दूँ तो और मज़ा आएगा। ये यहाँ पे, और एक यानी अपवर्तनांक ग्लास का यानी कांच का अपवर्तनांक दे दिया है कितना, 1.5। तो आपसे पूछ रहा है ना कि बताओ द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। ये जो लिक्विड है इस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा, उनमें से पूछ रहा है कि 1.3 होगा या 1.7 होगा। इनमें से क्या अपवर्तनांक होगा किसका, द्रव का। क्या मेरी बात समझ में पा रहे हैं आप। द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा वो आपको बताना है। देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, दिमाग लगाना थोड़ा सा। मस्त क्वेश्चन है। ये कौन सी किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई, इसमें तो कोई शक है नहीं। आपतित क्या हो गई, ये किरण हो गई। और ये वाली जो हो गई इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, समझ में आ रही मेरी बात, अपवर्तित किरण हो गई। अब इसमें आप दिमाग लगाना। अब ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण आई। और ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। और इसमें थोड़ा सा अगर आप केयर करेंगे तो यहाँ से देखिए, प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से दूर भाग रही है। प्रकाश की किरण अभिलंब से कहाँ भाग रही है, अभिलंब ऐसे उससे दूर भाग रही है। तो उससे दूर भागने का मतलब आप समझ रहे हैं। मैं आपको बढ़िया से एक फंडा बताया था कि अगर ये माध्यम कैसा होता है, अगर ये माध्यम सघन होगा और ये माध्यम कैसा होता है, अगर विरल होता है। अगर प्रकाश की किरण जब सघन से एंट्री करती किसमें, विरल में, तो अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से कहाँ भागती है, दूर भागती है। अब दिमाग लगाओ, तो इसका मतलब ये हमको पता चल गया कि एक 2 माध्यम है, एक द्रव है और एक कांच है। यहाँ पे 2 ये तो मीडियम है, क्योंकि प्रकाश द्रव से कांच में एंट्री कर रही है। तो चलिए साथियों, देखिए यहाँ पे आप अनुमान लगा लीजिए अपने दिमाग से कि जो प्रकाश किरण है वो कांच में दूर भाग रही है, और आर का द्रव से आ रही है और कांच में दूर भाग रही है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, दूर भागने का मतलब अभिलंब से दूर हट रही है। दूर हटने का मतलब क्या होगा, कांच होगा सघन, विरल होगा। कांच जो होगा वो कैसा होगा, विरल होगा, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश जो होती है अभिलंब से दूर भाग रही है। इसका मतलब सघन से आ रही है विरल में। तो यानी कांच जो है आपका क्या है, वो हो गया विरल माध्यम। और जो ये द्रव होगा वो कांच की तुलना में कैसा होगा, सघन होगा। क्योंकि हम लोग एक फंडा जानते हैं कि अगर प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंट्री करती है तो अभिलंब से दूर भाग रही है। तो अभिलंब से दूर भागने का मतलब कांच जो होगा वो कैसा होगा, विरल। किसकी तुलना में, द्रव की तुलना में। बस यहीं से पकड़ लो। अब कांच का यहाँ पे देखो, कांच का अपवर्तनांक दे दिया है कितना, 1.5 है, 1.5 है। तो अब बताओ, द्रव है सघन, द्रव है क्या, सघन।
तो अब बताओ द्रव सघन है, तो मैं आपको बताया हूँ ना, अपवर्तनांक लिखवाया हूँ कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है वो माध्यम उतना ही क्या होता है, हार्ड होता है, सघन होता है ना। तो अगर बताओ कांच का माध्यम अगर 1.5 है तो कांच तो है विरल, और सघन जो होगा तो इसका द्रव है सघन, तो उसका अपवर्तनांक जो होगा वो 1.5 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा यहाँ पे इसकी तुलना में। क्योंकि जब कांच है यहाँ पे विरल, कांच विरल का काम कर रहा है और उसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो अगर 1.5 कांच का है जो विरल है तो ये माध्यम सघन है, क्या द्रव सघन है उसकी तुलना में, तो सघन का अपवर्तनांक और ही ज़्यादा होगा ना। तो और ही ज़्यादा होगा तो पूछ रहा है कि 1.3 होगा कि 1.7 होगा। 1.3 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो खुद ही इससे कम है, तो होगा कितना, 1.7 ही होगा। अब देखो ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका कितना हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा, तो इसका ये 1.7 हो जाएगा, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाब भी अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम कंटिन्यू वीडियो को करते हैं और लेके चलते हैं अपने कहाँ पे, जो हम लोगों का लक्ष्य है, जो कल हेडिंग डलवाए थे उसको। वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और आपके ज़्यादा देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, मेमोराइज में वो होता जाएगा, रिवीजन जिसको आप बोलते हैं, रिवीजन होगा तो आपको स्कोर करने में बहुत ही अच्छा होगा। आज हम इसको बढ़ाते हैं, आगे की ओर लेके चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए आज की हेडिंग क्या, ये हटा देता हूँ ना अब इसको। तो आज की हेडिंग क्या पढ़ने वाली है भाई, कल मैं हेडिंग डलवाया था आपको कि अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, या फिर ऐसे हेडिंग डलवाया होगा कि प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध, दोनों हेडिंग एक ही है, कोई बात नहीं, जो भी हेडिंग डलवाए होंगे उसको वही बात है। तो आज का हेडिंग चलो इसका डाल लेते हम लोग, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध, ये हेडिंग है, आज का हेडिंग है, पढ़ने वाला है। हेडिंग डाल लो, ठीक, हेडिंग क्या कर लेते हैं हम लोग, डाल लेते हैं, ये हेडिंग हो जाएगा। और चलते हैं अब इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, लिखिए, पहले ये हेडिंग डालेंगे ना, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में निम्न संबंध होता है। प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में निम्न संबंध होता है, चलिए अब हो गया, एक खड़ी पाई लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे और रिलेशन कौन होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये संबंध होता है अपवर्तनांक n बराबर, अब यहाँ पे अपवर्तनांक में हम लोग जानते हैं ना, प्रकाश की किरण एक माध्यम से, अब इस तरह से अभिलंब डाल लिया, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से किस में आती है, दूसरे माध्यम में। तो यहाँ पे इसका मीडियम दिखाते हैं, आगे हमेशा पहला माध्यम दिखाते हैं और यहाँ पे दूसरा माध्यम। मैं आपको बताया था वीडियो के पीछे लेक्चर में, देखिएगा कि जब भी अपवर्तनांक लिखते हैं तो अपवर्तनांक के इधर और अपवर्तनांक के उधर माध्यम को दिखाते हैं, इधर पहला माध्यम उधर दूसरा माध्यम दिखाते हैं, इधर दूसरा, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों दिखा सकते हैं आप, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। 2n1 भी लिख सकते हैं, तो अगर 2n1 लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट से 1 से स्टार्ट पहले लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 and 2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, देखो इसका प्रकाश की चाल में संबंध दिखला ना, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला है। और ये चित्र आपको बनाना नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और यहाँ से हो जाएगा बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की क्या चाल, पहले माध्यम प्रकाश की चाल, उसके बाद दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब थोड़ा सा और इसको मेकअप करूँ, मेकअप करने का मतलब इसको सिंबल के रूप में लिखा जाए तो और अच्छा है। सिंबल का मतलब समझते हैं ना, जैसे बल को एम से दिखाते हैं, द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं, क्योंकि जैसे बड़े क्लास में जब हो जाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे घोचू जैसा बड़ा बड़ा लिखोगे तो बेमज़ा हो जाता है, शॉर्ट इस्तेमाल करते हैं ना। तो चलिए शॉर्ट का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, अब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, अब जानते हैं ना, चाल को दिखाते हैं V से, चाल को किस दिखाते हैं V से, लेकिन किस माध्यम में है, पहले माध्यम में, तो यहाँ पे V1 लिख दिया। अब यहाँ पे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो चाल को दिखाते हैं किससे, V से, और किस माध्यम में, दूसरे माध्यम में, तो यहाँ पे V2 लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया, V1 का मतलब चाल है लेकिन पहले माध्यम में, और V2 का मतलब हो गया चाल है दूसरे माध्यम में। तो जो हिंदी इतना बड़ा लिखे ना, उसी का 60 रूप है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 and 2 बराबर हो जाएगा V1 अपान कितना, V2।
1n2 बराबर V1/V2 इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंट है। या फिर इसी को देखो और लिखना चाहते तो कैसे मेकअप कर सकते हैं, इसी को और लिखना चाहते तो अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक फार्मूला ये भी जानते हैं, साइड में लिख दे रहा हूँ कि एक फार्मूला ये भी जानते हैं आप लोग, पता है 1n2 ऊपर लिखवाया था मैं साइन आई बटे साइन क्या, साइन आई बटे साइन आर। किसका रूल है, स्नेल का नियम, याद आ रहा है? देख लेना पीछे वीडियो स्किप करके बैक करके पीछे देखना, पीछे के लेक्चर में ये सब बताऊँ किसमें, जहाँ पे करा था अपवर्तनांक में संबंध वाला स्नेल के नियम में, उस वाले वीडियो में सब मिलेगा। तो यानी इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन क्या आर, क्योंकि 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। और इसी 1n2 बराबर ये भी होता है V1 अपान कितना होता है, V2 होता है। ये और ज़बरदस्त फार्मूला बन गया, ये और ही ज़बरदस्त फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे बता, अब हो गया ना। अब यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पे लिख देना एग्जामिनर को बता देना सर 1n2 ये क्या बताता है, ये बता रहा है फर्स्ट पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लिख देंगे सर ये पहले, इसको लिख देंगे 1n2 के बारे में बता देंगे थोड़ा सा कि सर ये क्या बता रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बता रहा है ना। माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ऐसे लिख देंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये भी फार्मूला है MIMP, इंपॉर्टेंट डाल लेना भाई, मस्त मस्त फार्मूले है सब है, ठीक, मस्त मस्त फार्मूले हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे ये देखिए 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर है, और इसी 1n2 के बराबर होता है V1 अपान कितना होता है, V2 होता है। सब इक्वल है, सब क्या है, इक्वल है। कोई बोलेगा इसको खोलो, तो इसको खोलते कैसे, मैं आपको खोलने का तरीका बता दूँ। इसको कैसे खोलते हैं पता है, देखिए अगर इसमें तीनों सब एक दूसरे के बराबर है, लेकिन सबको एक साथ नहीं लेते हैं। जब सवाल हम लोग लगाते हैं ना, तो जिसकी जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसको लेते हैं, और जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ती उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। समझ में आ रही मेरी बतिया? देखो आज बड़ी धूप बहुत ज़्यादा है, धूप का मतलब गर्मी, गर्मी आया होगा तभी ना धूप आया होगा, अरे नहीं सॉरी धूप आया होगा तभी गर्मी आया होगा ना। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। हाँ, इसको मैं आपको क्या बता रहा था, ये 3 पार्ट है ना, जिसकी आवश्यकता होगी उसको लेते हैं, बाकी सवाल के अकॉर्डिंग, और उसको हम लोग बाकी इग्नोर। जैसे सवाल में पता चला सवाल को हैंडल करना है, तो उसमें केवल 1n2 और साइन आई बटे साइन आर की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को ले लेंगे। अब कोई सवाल जैसे ऐसा हैंडल कर लिया कि मतलब क्वेश्चन आ गया कि हमको केवल साइन आई बटे साइन आर V1 अपान V2 की ज़रूरत है, इसकी नहीं है ज़रूरत है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे आपके पास 10 मित्र हैं, तो उनमें से पता चला कि हमको 2 मित्र की ज़रूरत है, तो जिसकी ज़रूरत है तो उसको लेते हो, बाकी उस फ्रेंड को क्या करते हो, छोड़ देते हो। समझ आ रहा है कि नहीं, समझे बतिया? तो जस्ट सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। अब एक क्लियर लिख लो, लिख लो। अब इस फार्मूले पे हम आपको क्या करा देते हैं, कुछ सवालें करा देते हैं। इस पे पेपर में सवाल आते हैं, तो मैं सवाल करा देता हूँ। अगर सवाल करा दूंगा तो और ज़बरदस्त हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं सवाल करा देता हूँ। ये फार्मूला सब याद कर लेना, लिख लेना, याद क्या करना, लिख भी लेना। नोटबुक बना रहे हो ना, अगर उम्मीद है अगर आप नोटबुक बनाएंगे तो आप एक दिन सक्सेस पर्सन होंगे। लिखवाने का वजह है, मुझे शौक़ नहीं लगा कि ऐसे ऐसे बोल बोल के लिखवाऊँ। मैं सोचता हूँ कि बच्चों का फ्यूचर है ख़राब ना हो। तो देखिए अब क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आपके फ्रंट पे भी क्वेश्चन लग चुका होगा, और मैं आपको बता देता हूँ ना। देखिए बता रहा है, क्वेश्चन है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। देखो कैसे हैंडल करेंगे, पहले सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, तरीका वही है, प्रोसेस वही है। सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है। अब आपको कौन सा फार्मूला लगेगा, मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। यही वाला जो फार्मूला बताए हैं अभी आपको, 1n2 मेन वाला फार्मूला यही है, साइन आई अपान साइन क्या है, आर है, और इसे बराबर होता है V1 अपान क्या, V2। V1 क्या, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, V2 क्या, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। या इसी को मैं ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 1n2 बराबर आप इसको लिख सकते हैं V1 अपान V2, कोई बात नहीं।
चलेगा। वैसे मेन ये है, यहीं से काम कर लेंगे। तो देखो सर, पहले बता रहा है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी हमको पता हो गया वायु में और किस में, कांच में। तो देखो कैसे करेंगे, वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पे लिखेंगे, वायु में प्रकाश की क्या चाल। अब बताओ इसको किससे दिखाते हैं, हाँ सिंबल के रूप में लिखूँ। तो ये चाल है तो इसको लिखेंगे भी, और ये वायु में है तो इसको लिख दिया मैंने ए फॉर क्या होगा, एयर, ए फॉर एयर हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ एयर हो जाएगा, और वो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर कितना है, सेकेंड है। फिर उसके बाद बता रहा है वायु तथा किसमें, कांच में। और दूसरा का नंबर हम लोग लिखेंगे कांच में प्रकाश की क्या चाल। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चाल को दिखाते हैं भी से, और लिख देंगे जी। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जी फॉर क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। ओनली जैसे ओनली केवल भी लिखेंगे तो उससे पता नहीं होता है कि चाल तो है ज़रूर, लेकिन किसका चाल है क्लियर नहीं होता है। तो भी ये लिख देने से पता होगा कि एयर में चाल है। और जी फॉर लिख दिया ग्लास, ग्लास का मतलब कांच होता है, तो इससे पहचानने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। यानी ये हमको दे दिया है 2 × 10⁻⁸ कितना 8, हाँ थोड़ा सही कर लूँ, 10⁻⁸ कितना 8, और मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखो इसमें क्या बोला है अंत में जाते जाते, तो बताया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। आपको निकालना है क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। अब इसको सिंबल के रूप में लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो अब दिमाग लगाना, अब ये जानते हैं ना 1 और 2, पहला माध्यम यहाँ पे लिखते हैं कौन सा, दूसरा माध्यम। तो यहाँ पे देखो वायु, तो पहला माध्यम हो गया वायु, यानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखना ना, तो यानी ANG। अब इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे इसको पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे पहले माध्यम मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये उपवर्तनांक नहीं, सॉरी अपवर्तनांक है। जैसे पढ़ते हैं ना पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का, ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा। और ये बराबर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगना है। अब हम लोग लगाएंगे क्या, फार्मूला। क्या लाएंगे, फार्मूला। फार्मूला का मतलब समझ गए, सूत्र। तो अब देखो इसमें से कौन सा सूत्र बैठेगा, हमको एक यहाँ पे हो गया। अब मान लेते हैं वायु में प्रकाश की चाल है, तो एक माध्यम में हो गया, एक माध्यम में हो गया, 2 माध्यम हो गया, और बात हो गई किसकी, अपवर्तनांक का। तो बताओ कौन सा फार्मूला बैठेगा, यही वाला फार्मूला बैठेगा। अब देखो फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, अब फार्मूला लगा लेते हैं। मेन वाला फार्मूला यही है, 1 और 2 बराबर। अब जैसे जिसको भी देखेंगे तो जैसे इसकी ज़रूरत है साइन आई बटे साइन आर की, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोण सोड़ थोड़ी ना हमको दिया है। आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। क्या हमको आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में कोई जानकारी है क्या, नो, कोई आइडिया नहीं है ना। तो बस तो इसको नहीं लेंगे, जब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ले लिए यहाँ से फार्मूला 1 और 2 बराबर। मेन वाला फार्मूला लिखो पहले, V1 अपान क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और मेकअप करते हैं। मेकअप करने का मतलब ये तो रियल फार्मूला हो गया 1 और 2 बराबर V1 अपान कितना हो गया, V2 हो गया, तो रियल फार्मूला हो गया। इसको थोड़ा और मेकअप करते हैं। अब इसको सवाल के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। अब पहला माध्यम क्या हो गया, वायु, तो हम इसको 1 क्लियर हो गया, तो इसको लिखेंगे AN, और 2 दूसरा का माध्यम क्या हो गया, ग्लास, कांच, बराबर V1। पहला माध्यम यहाँ पे क्या हमने ले लिया, एयर, और बटे, और दूसरा का माध्यम क्या हो जाएगा यहाँ से, ग्लास। तो इसको ऐसे VG ऐसे अब मेकअप कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे पता कि पहला माध्यम यहाँ पे कांच है, अरे सॉरी एयर है, और दूसरा का माध्यम हमारा कितना है, ग्लास है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब तक बुक वाला अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा पहला माध्यम किसको, एयर को बनाना। अगर वो बोलेगा कि यदि पहला माध्यम, अगर किताब वाला जब ऐसे बोलेगा कि अगर पहला माध्यम कांच हो, दूसरा का माध्यम एयर हवा हो, तब हम लोग पहले माध्यम को कांच लेंगे, दूसरा का माध्यम को हवा लेंगे। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला है, सवाल में कुछ नहीं बोला है, तो हमेशा पहला माध्यम को वायु को लीजिएगा, वायु या निर्वात बोलते हैं उसी को, पहला माध्यम हम लोग लेंगे। समझ में आया क्या। तो यही पे यहाँ पे भी बोला है, देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ से इससे भी क्लियर हो जा रहा था कि पहला माध्यम एयर है, दूसरा का माध्यम क्या है, ग्लास है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा पहला माध्यम को एयर को कंसीडर करते हैं, याद रख लेना। और ये वैसे जो क्वेश्चन मार्क हमसे मरवाया था ANG, तो यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा है, पहला माध्यम एयर है, दूसरा का माध्यम, क्योंकि बोला है ना वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मतलब पहले वायु होगा,
दूसरे का कांच का होगा। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क होगा तो जो आंसरवा निकल के आएगा वो किसका अपवर्तनांक निकल के आएगा। यहाँ पे दो माध्यम है, समझो मेरी बात सुनो, यहाँ पे दो माध्यम है, एक माध्यम में एयर है और सीमा पृष्ठ के नीचे एक माध्यम क्या है, कांच है। तो भाई एयर का अपवर्तनांक भी होगा और कांच का भी अपवर्तनांक होगा, दोनों लोग का अपवर्तनांक होगा ना। मैं बताया था ना 9-10 अपवर्तनांक बताया था। तो हर चीज़ का अपना अपना क्या होता है, अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक किसका निकल के आएगा, कैसे पता करेंगे अपवर्तनांक किसका निकल के आएगा, देखो यहाँ से पता करेंगे। एयर मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ये कांच का निकल रहा है दूसरे माध्यम का। अगर कहीं पे जैसे ऐसे लिख दिया गया है ना GNA, अगर कहीं पे ऐसे लिख दिया है GNA, कोई पूछेगा यहाँ पे किसका अपवर्तनांक निकलेगा, तो इसको पढ़ेंगे कि कांच, ग्लास, G फॉर ग्लास, A फॉर एयर है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक जो निकल के आएगा किसका आएगा, वायु का आएगा। ये याद रख लेना, दूसरे माध्यम का हमेशा अपवर्तनांक आता है। यहाँ पे दूसरा माध्यम एयर है तो एयर का आएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा माध्यम एयर है तो एयर का आएगा, और यहाँ पे दूसरा माध्यम कौन है, ग्लास है तो कांच का आएगा। ये फैक्ट याद रख लेना। चलो वैल्यू फिलअप कर लो और आंसर पा जाओ। ANG तो ANG तो निकालना ही है, ANG बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ से हो जाएगा ANG। और VA का वैल्यू कितना है, 3 × 10 घाते कितना हो जाएगा, 8, मात्रक नहीं रखते हैं। और VG का वैल्यू कितना है, 2 × 10 घाते कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको काट पिट लो, यहाँ से ANG इसको काट लेते हैं। अब इससे कट जाएगा 10 घाते 8, 10 घाते 8 ऊपर है ना, तो काटते कब है, देखो एक चीज़ याद रखना, आप लोग गड़बड़ कहाँ करेंगे। अगर ये ऐसे होता ना 3 × 10 घाते 8 अपान और 2 प्लस, सॉरी ऊपर प्लस होता, 10 घाटे कितना होता, 8 होता। तो अगर ये प्लस में वैल्यू होती या फिर माइनस में होती तो ये ऐसे नहीं कट पाता, केवल तभी कटता है जब वैल्यू किस में रहती है, गुणा में रहती है, तब ये कटता है। ये रूल को याद रख लेना। तो यहाँ पे ये गुणा में है बीच में, इसकी वजह से कट जाता है। यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस होता है तो नहीं कटता। तो यहाँ से ANG इससे कैंसिल होकर 3 हो जाएगा 2। अब इसमें भाग लगा के देखना, 1 आएगा, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा, लगा भागा आता है कि नहीं, कि भाग वो बताना होगा। तो 1 कितना होगा, ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5 होगा, 1.5। अब जानते हैं ना इसका मात्रक कहेंगे, अपवर्तनांक का कोई मात्रक, सर अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। कहेंगे सर कैसे नहीं होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V1/V2। V1 क्या है, प्रकाश की, यहाँ पे V1 ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल है, तो चाल से चाल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मात्रक रखेंगे ना, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से चाल ऊपर भी है, चाल ऊपर, तो चाल से चाल कैंसिल हो जाएगा, तो मात्रक नहीं निकल पाएगा यहाँ से। तो यानी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा 1.5 हो जाएगा। क्या मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया? तो मेरे ख्याल से साथी लोग आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप का बुक में आप ढूंढेंगे, है ना, तो हर राइटर के बुक में इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और तो ये प्रैक्टिस जाके घर पे करना। और कल मैं और इस पर न्यूमेरिकल करा देता हूँ, 2, 3, 4, 5 न्यूमेरिकल अगर जितना बनता है ना तो मैं आपको करा दूंगा, जिससे एक टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब धीरे धीरे अपवर्तनांक समाप्ति की ओर है आपका, ज़्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा सा और है। और उसके बाद तब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, लेंस में एंट्री करेंगे। लेंस जैसे ख़त्म होगा तो हम लोग फिर एंट्री कर देंगे किसमें, मानव नेत्र में। अगर ऐसी स्पीड रह जाएगी तो बहुत जल्दी होगा, 4-5 महीने के अंदर ही कवर हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस, जहाँ तक मेरा मानना है। 5 महीने बहुत काफ़ी है, मतलब हाँ बहुत काफ़ी है। और स्कूल भी अभी फ़िलहाल खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रहा है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो सच में बहुत बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट होगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अवसर है। अभी से तैयार कर लो, स्कूल खुलेगा तो फिर बढ़िया से मेकअप हो जाएगा, फिर 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास, सहपाठियों के पास, स्कूल कॉलेज, दोस्त, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और कौन सा फ्रेंड होते हैं भाई, और मित्र मित्री जितने भी होते हैं ना, सबको शेयर करो फटाफट। और उनको बताओ भाई यहाँ पे चल रहा है। अगर ज़्यादा बच्चे होते तो फिर मैं अदर सब्जेक्ट भी चलाऊँगा, क्योंकि मेरी प्लानिंग यही है, हर चीज़ यूट्यूब पे कर दूँ। तो और मैं आपको बता रहा था, हाँ एक क्वेश्चन आपके फ्रंट पे लगेगा, जवाब देना ज़रूर है। और जो बादशाह होगा तो जवाब देगा ही, क्योंकि मुसीबत को डील करते हुए। तो आज के लिए इतना ही।